तो वेलकम टू जीएस ट्यूटोरियल। आइए आपका जीएस ट्यूटोरियल में स्वागत है। मैं ब्रजेश कुमार। तो आज हम लोग एंशिएंट इंडिया को देखने वाले हैं, जिसमें कि मैंने बहुत ही अच्छे से वीडियो फॉर्म किया है और इसमें पूरा क्वेश्चन सेट भी लास्ट में है, जिसे कि हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग स्टोरी फॉर्म में एक पूरा प्राचीन भारत का ओवरव्यू ले लेते हैं। इसे फर्स्टली आप याद करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। मैंने इस तरह वीडियो बनाया है कि आप स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम बस मूवी की तरह बस इसे देख लेना है, जिससे कि एक बार आपके मन में प्राचीन भारत का पूरा एक स्टोरी याद हो जाएगा। तो उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उसके बाद आप वीडियो रिवाइंड करके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बस नोट्स कर लेना है। उसके बाद हम लोग सेकेंड पार्ट जब वीडियो का करेंगे, उसमें कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए डिस्कस करेंगे, तो उसमें वो क्वेश्चन बस आपको लगा लेना है। तो जैसा कि आपको पता में आते हैं, मतलब 6 से 7 क्वेश्चन या ऑन एन एवरेज 5 क्वेश्चन तो होते ही हैं। 5 क्वेश्चन। तो उसमें सबसे पहला टॉपिक आता है हड़प्पन सिविलाइजेशन, सिंधु सभ्यता। ठीक है। उसके बाद सेकेंड जैनिज्म और बुद्धिज्म, जो कि हमने एक वीडियो ऑलरेडी जैनिज्म और बुद्धिज्म पे बना रखा है, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद आता है मौर्य और गुप्ता। तो हम लोग आइए स्टार्ट करते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन से। हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो कि आपको पता है सबसे पुरानी सभ्यता है, और सबसे पहले इसका पता कहाँ चला था? 57 में कराची और लाहौर के बीच में रेल की पटरी बिछाई जा रही थी, जिसके दौरान जॉन ब्रट्टन और विलियम ब्रट्टन को 2 प्राचीन नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का उनको पता चला। ठीक है। उससे पहले भारत का इतिहास वैदिक पीरियड से माना जाता था, लेकिन इसके वो डिस्कवर होने के बाद भारत का इतिहास 2000 साल और पीछे चला गया। तो ठीक है, ये इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे पहले जो उत्खनन किया गया आर्कियोलॉजिस्टों के द्वारा, तो वो हड़प्पा, जो कि ये रावी नदी के किनारे था, और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर था। तो इनकी खुदाई सबसे पहले हुई थी, तो इसलिए हड़प्पन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो ये बहुत ही 5000 साल पहले की सभ्यता है, और एक उच्च स्तरीय सभ्यता विकसित हुई, जिसके नगर योजन बहुत ही उच्च कोटि के थे, और यहाँ की नालियाँ और सड़कों का महत्व का बहुत अभिमान था। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इनके में जो ईंट का प्रयोग होता था, वो पके हुए ईंटों का प्रयोग होता था। ये एक बार 63 बीपीएससी में एक क्वेश्चन भी आया था कि हड़प्पन सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी, तो उसमें ऑप्शन में पके हुए ईंट भी थे। ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि पके हुए ईंटों का इस्तेमाल, ईंट से बनी इमारतें सिंधु सभ्यता की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ये थी। फिर मोहनजोदड़ो में एक कांस्य की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। फिर उत्खनन के फलस्वरूप सिंधु अर्थव्यवस्था के बारे में पता चला कि वहाँ पशुपालन और कृषि ये अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण ताकत थी, और यहाँ व्यापार, सिंधु सभ्यता के लोग ज़्यादा व्यापार बहुत ज़्यादा ट्रेड करते थे। फिर सिंधु सभ्यता से अभी तक लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। फिर सिंधु सभ्यता के लोग सबसे पहले कपास का उत्पादन करना इन्हें पता था, इसलिए यहाँ लोहे की का उत्खनन की प्राप्ति नहीं हुई। इसलिए वैदिक पीरियड में जाके लोहे की जानकारी प्राप्त होती है। इसलिए सिंधु सभ्यता को ब्रोंज का ये भी कहते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, और वैदिक सभ्यता को लोह युगीन सभ्यता कहते हैं। ठीक है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। तो अब फिर आगे देखते हैं। इसमें फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन में कुछ लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि कहाँ है। जैसे ये गुजरात के किनारे यहाँ इनका एक बंदरगाह था लोथल। तो ये पूछा भी जाता है प्रश्न कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का बंदरगाह कहाँ पर था, तो वो लोथल में था। फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद वैदिक पीरियड आता है, जिसमें कि आर्यंस के बारे में कहा जाता है कि आर्यंस जो कि सेंट्रल इंडिया से आए थे, तो उन्होंने उसके बाद फिर वैदिक ये हड़प्पन सिविलाइजेशन का पतन हो गया। उसके बाद वैदिक सभ्यता है। वैदिक सभ्यता आपको मालूम होगा कि ये एक ग्रामीण सभ्यता थी, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि हड़प्पन सिविलाइजेशन क्या था, एक नगरीय सभ्यता थी। वहीं पे वैदिक सभ्यता क्या थी, एक ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है। और यहाँ पे लोहे का पता अभी तक वैदिक सभ्यता आते पता चल गया था। फिर वैदिक सभ्यता को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, मतलब 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक वैदिक सभ्यता, फिर 1000 ईसा पूर्व से 600 या 500 ईसा पूर्व तक को उत्तर वैदिक पीरियड माना जाता है। तो वैदिक सभ्यता में फिर उसमें
यहाँ पे उसमें सभा और समिति होते थे। उसके बाद जो वैदिक सभ्यता के बाद का काल जो आता है वो महाजनपद काल आता है। ठीक है, ये महाजनपद पीरियड, ये आपको पता है 16 महाजनपद थे, जिसमें कि मगध महाजनपद सबसे बड़ा था और सबसे डोमिनेंट साम्राज्य मगध जनपद का ही था। तो उसके बाद अंग, बिहार में टोटल कितने जनपद थे? 4 महाजनपद, मगध, अंग, फिर उसके बाद ये मगध, अंग, यहाँ पे फिर वज्जी, और उसके बाद एक और 3 महाजनपद थे, सॉरी। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट महाजनपद था अवंती, जो कि उज्जैन में था। तो मगध जनपद, मगध साम्राज्य सबसे पहले मगध में ही साम्राज्य का उदय होता है। तो वो हर्यक डायनेस्टी एक होती है जिसका संस्थापक बिंबिसार था। तो हम लोग यहाँ से इन डायनेस्टी के बारे में कुछ कुछ चीज़ें, बस इनके कौन फाउंडर थे और उसके कौन कौन महत्वपूर्ण जो राजा थे, बस उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद मौर्य पीरियड के बारे में हम लोग विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ मगध साम्राज्य है। तो मगध साम्राज्य के बारे में क्या कहा जाता है कि सबसे पहले यहीं पे मगध साम्राज्य के द्वारा ही युद्ध में हाथी का इस्तेमाल किया गया था। ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि हाथी का इस्तेमाल सबसे पहले युद्ध में किस साम्राज्य के द्वारा किया गया, तो वो मगध साम्राज्य के द्वारा। ठीक है, तो ये मगध साम्राज्य को उसके अपने ज्योग्राफिक लोकेशन का भी उस टाइम फ़ायदा होता था, क्योंकि इसकी राजधानी राजगिरी थी। राजगिरी चारों तरफ से पहाड़ से घिरा हुआ था, तो इसे एक नेचुरल डिफेंस मिल जाता था। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकें। उसके बाद और महाजनपद में यहाँ पे आप देख सकते हैं वज्जी, मल्ल, ये फिर कुरु, पांचाल, शूरसेन, गांधार, कंबोज, अस्मक, अवंती और मत्स्य। तो 16 महाजनपदों का उल्लेख सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ में पाया जाता है। ठीक है, उसी तरह एक उनका निकाय है अंगुत्तर निकाय, ठीक है, उसमें इसका उल्लेख पाया जाता है। तो ये सवाल कभी कभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि 16 महाजनपद का उल्लेख कहाँ किया गया है, तो आपको याद रखना है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद 16 महाजनपद की आपको राजधानी और वो वर्तमान में किस स्टेट में है ये आपको ध्यान में रखना है। तो जैसे कि मगध, अंग और वज्जी ये सब बिहार में हो गए। उसी तरह यूपी में कौशल, काशी ये सब यूपी में, तो उनमें कुछ की राजधानी भी आपको पता होना चाहिए। ये भी कभी कभी एग्जाम्स में पूछ देते हैं। तो ये आप लोग का टास्क रहा कि आप लोग को बुक से सारे महाजनपद के राजधानी और अभी प्रेजेंट में वो किस स्टेट में लोकेटेड है वो आपको ध्यान में रखना है। तो हम लोग सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद मगध, उसके बारे में आइए जानते हैं। तो मगध की राजधानी सबसे पहला राजधानी की थी गिरिब्रज, जो कि आज राजगिरी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, यहाँ सबसे पहले बिंबिसार ने हर्यक वंश का स्थापना किया था। उसके बाद हर्यक वंश के बाद नागवंश आता है, जिसका कि संस्थापक शिशुनाग था। उसके बाद नागवंश के बाद नंद वंश का शासन आता है, जिसका संस्थापक महापद्मानंद था। ठीक है, तो इसमें हम लोग इन सब के बारे में, जिसमें कि उसके बाद नंद वंश के बाद आपको पता है धनानंद को मारने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी, जिसमें कि मौर्य वंश को हम लोग थोड़ा डिटेल में देखेंगे। बाकी इन तीनों वंश के बारे में थोड़ा सा हम लोग इसका समरी देख लेते हैं कि फिर इसमें सबसे पहले हर्यक वंश, जिसका कि संस्थापक बिंबिसार था। तो इसमें अभी हम लोग देखते हैं हर्यक वंश के बारे में। अजातशत्रु, जिसने कि बिंबिसार की हत्या करके फिर अजातशत्रु ने मगध पे अपना साम्राज्य था। फिर अजातशत्रु ने कई सारे अपने बगल के पड़ोसी राजाओं को युद्ध में हरा के उन पे भी कब्जा किया। फिर बिंबिसार क्या था, वो किस धर्म का अनुयायी था, तो वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। फिर अभी हमने जैसा कि डिस्कस किया कि इसने की मृत्यु इसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। फिर अजातशत्रु की भी मृत्यु किसने कर दी, उसके पुत्र उदयन ने। और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी में अक्सर ये क्वेश्चन आते हैं कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की। तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने कहाँ पर की, गंगा और सोन नदी के संगम पर किसने स्थापना की, उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के लिए, तो जो कि आपको ज़रूर याद रखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हर्यक वंश को इसलिए पितृहंता वंश भी कहा जाता है। तो हर्यक वंश के बाद फिर आ जाते हैं हम लोग नंद वंश में, जिसका कि संस्थापक महापद्मानंद थे। नंद वंश के शासनकाल में ही आपको पता है सिकंदर
भारत पे आक्रमण के लिए आया था, जिसकी की लड़ाई पोरस नामक राजा से झेलम नदी के तट पर। यहाँ सिकंदर ने पौरव के राजा पोरस के साथ झेलम नदी के किनारे युद्ध में लड़ा, जो कि हाइडेस्पिन के युद्ध के नाम से जाना जाता है। फिर उसकी मृत्यु ज्वर की वजह से बेबीलोन में हो गई थी। फिर नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद, जिसे कि चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मिलके इसके स्थापना की मौर्य वंश की। तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य बनता है, जो कि एक ये जैन धर्म का अनुयायी था और इसके गुरु का नाम चाणक्य था। चाणक्य को विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र नाम से, जो कि राजनीतिक संबंधी बातों का उल्लेख करता है। तो अर्थशास्त्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है मौर्य वंश के शासनकाल के बारे में जानकारी के लिए। फिर मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रापन थी। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत आया था मेगास्थनीज। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी में कई बार पूछ चुका है कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था जो कि पाटलिपुत्र आया था। तो वो मेगास्थनीज, इसने एक बुक लिखी थी इंडिका, ठीक है। तो इंडिका पुस्तक में इसने उस टाइम के मौर्य वंश और पाटलिपुत्र के शासन व्यवस्था के बारे में बहुत कुछ जानकारी इन्होंने दिया है। तो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री कार्नेलिया के साथ चंद्रगुप्त ने विवाह किया था और इसने भारत के 8 महाजनपदों पर कब्जा कर लिया था। टोटल महाजनपद हमने डिस्कस किया था कितने थे? 16, जिसमें कि 8 महाजनपद पर चंद्रगुप्त मौर्य ने कब्जा कर लिया था और मगध एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य के रूप में उभरा था। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को स्वीकार कर लेता है और इसकी मृत्यु श्रवणबेला गांव में उपवास के दौरान होता है। जैन धर्म में एक पद्धति होती है संथारा पद्धति, जिसके तहत लोग उपवास के द्वारा अपने प्राण को त्याग करें। इसके बाद बिंदुसार बनता है। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, एक हर्यक वंश का संस्थापक वो बिंबिसार था और मौर्य वंश में कौन है? बिंदुसार, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र होता है। उसके बाद अशोक, फिर बिंदुसार का पुत्र कौन था? अशोक। अशोक ने न केवल विद्रोह का संत किया बल्कि वह राजा और प्रजा का विश्वास भी जीता। बिंदुसार ने भारत के 10 जनपदों पर महाजनपदों पर राज किया। इसके बाद अगला शासक अशोक बनता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 8 महाजनपद पर कब्जा किया था और 2 और महाजनपद पर बिंदुसार ने कब्जा किया। इस तरह मगध साम्राज्य का शासन टोटल 10 महाजनपद पर हो गया। उसके बाद अशोक, जो कि सबसे महाप्रतापी अशोका द ग्रेट के नाम से विख्यात हुआ, इसने शिलालेखों का बहुत ज़्यादा प्रचलन करवाया और इसके शिलालेखों का अध्ययन या इसे पर जेम्स प्रिंसप ने इसके शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ा। कब? 1837 में। उसके पहले इसके शिलालेख को पढ़ना मुश्किल था। फिर प्रारंभ में अशोक जैन धर्म का अनुयायी था, लेकिन बाद में कलिंग युद्ध में भारी मारकाट के बाद इसने शस्त्रों का त्याग कर दिया। कलिंग युद्ध जानते हैं कि इतिहास में बहुत ही एक फेमस है, जिसके बाद अशोक ने युद्ध को त्याग दिया था और गौतम बुद्ध के शिष्य उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। इस वंश का अंतिम शासक ब्रह्मदत्त था और अशोक अपने आप को देवानाम प्रिय भी बहुत सारे अभिलेख में अपने नाम को देवानाम प्रिय कहता। तो इस तरह हमने हर्यक वंश, नागवंश, नंदवंश और मौर्य वंश के बारे में एक ब्रीफ जानकारी लिया। मौर्य वंश में हमने देखा कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार आते हैं, फिर बिंदुसार के बाद अशोक, उसके बाद सबसे अंतिम शासक बृहद्रथ था, जिसको कि शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र ने हराया। फिर शुंग वंश के बाद आता है कन्नव वंश, कन्नव के बाद सातवाहना का सिमुक। तो इस तरह ये सब पोस्ट मौर्यन डायनेस्टी हैं, तो ये सब उतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो मौर्य के बाद एक सबसे इम्पोर्टेंट वंश है गुप्त वंश। तो हम लोग गुप्त वंश के बारे में डिस्कस करते हैं। तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, जिसने 220 ईस्वी के आसपास गुप्त वंश की 320 ईस्वी के आसपास गुप्त वंश की स्थापना किया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण राजा हुए 2 महत्वपूर्ण राजा, एक चंद्रगुप्त द्वितीय, यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य थे, वहाँ चंद्रगुप्त द्वितीय, और उसके बाद सबसे प्रतापी राजा समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त हुए। ठीक है। गुप्त वंश को भारत के प्राचीन इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। तो स्वर्ण युग इसे 2-3 वजहों से कहा जाता था। एक तो आर्किटेक्चरल रूप से गुप्त वंश ने बहुत सारे काम किए और इस तरह गुप्त वंश ने 6 महाजनपदों को जीता।
मौर्य पीरियड्स के बाद सब अलग अलग महाजनपद फिर से इंडिपेंडेंट हो गए थे, तो फिर गुप्त वंश में ही जाके फिर से एक बड़ा साम्राज्य का निर्माण हो पाया, कंसोलिडेशन हो गया। उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम बनते हैं, जिसने कि लिच्छवी राजकुमारी देवी के साथ विवाह किया। इसी ने चंद्रगुप्त प्रथम ने ही क्या किया था, गुप्त वंश की गुप्त संवत की स्थापना की थी। ठीक है। उसके बाद समुद्रगुप्त, जिसे कि भारत का नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है, और इसने ये बहुत संगीत प्रेमी था और इसने अपने सिक्कों पर बीना बजाते हुए अपनी मूर्ति अंकित की थी, और ये महापराक्रमी था और भारत के देश का नेपोलियन कहा जाता है। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय अगला शासक बनता है, जो विक्रमादित्य के नाम से भी विख्यात होता है, और इसे भारत में शकों के आक्रमण को विफल किया था। शकों का आक्रमण इसके टाइम में बहुत ज़्यादा होने लगा था, लेकिन इसने शकों का डटकर मुकाबला किया और उन्हें पराजित किया। भारत के इतिहास में सबसे पहले चांदी के सिक्के इसी ने चलाए। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे पहले चांदी के सिक्के किसने चलाए, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। इसी के दरबार में सबसे महत्वपूर्ण लोग कालिदास, आर्यभट्ट, बराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, सुश्रुत, ये सब आदि विद्वान इसके नवरत्न या अष्टरत्न थे। तो ये कालिदास, आर्यभट्ट, ये सब बहुत बड़े, आर्यभट्ट आपको पता है ये सबसे बड़े खगोलविद और गणितज्ञ थे। फिर उसी तरह जिन्होंने आर्यभट्ट ने क्या दिया, खगोल विज्ञान और गणित में सूर्य सिद्धांत दिया था। फिर जीरो का, फिर बराहमिहिर भी एक बहुत महान खगोल शास्त्री थे। उस तरह सुश्रुत को भी एक चिकित्सक थे, जिन्होंने सर्जरी विद्या को आगे बढ़ाया। फिर कालिदास बहुत बड़े संस्कृत के नाटककार या राइटर थे, जिन्हें मेघदूतम और कुमार संभवम जैसे नाटक की रचना की। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। इसके बाद कुमारगुप्त का शासन आता है। कुमारगुप्त ने ही नालंदा यूनिवर्सिटी, बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की, कुमारगुप्त ने। ठीक है। तो ये क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम्स में आते हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी, तो वो कुमारगुप्त था। फिर उसके बाद आता है शासन स्कंदगुप्त का, जिसने कि कृत्रिम झीलों का निर्माण कराया, और इस वंश का आखिरी शासक कौन था, भानुगुप्त। और तो इस तरह चंद्रगुप्त वंश का शासन 500 ईस्वी के आसपास तक रहता है। उसके बाद फिर छोटे छोटे जनपद, फिर उसके बाद एक पाल वंश और थोड़ा सा हर्षवर्धन का काल आता है, जो कि महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे ज़्यादा बीपीएससी के लिए कौन कौन से, हड़प्पन सभ्यता, उसके बाद आता है हड़प्पन सभ्यता, फिर जैनिज्म, बुद्धिज्म, मौर्य और गुप्ता, यही पांचों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम लोग वैदिक पीरियड से जान लेते हैं कि टोटल वेद कितने थे, 4, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो वेद का क्या अर्थ होता है, ज्ञान। तो इसमें ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, जिसके कि संस्कृत भाषा का जनक भी इसमें कहा जाता है। और गायत्री मंत्र की रचना आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है किस वेद के द्वारा की गई, तो वो ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है। तो संगीत का जनक कौन हो गया, सामवेद। उसके बाद आता है यजुर्वेद, इसमें कृष्ण की उपासना का उल्लेख है, और यजुर्वेद में ही धनुर्विद्या वगैरह की चर्चा की गई। फिर अथर्ववेद सबसे आधुनिकतम वेद है, जिसमें जादू, टोना, टोटका अथर्ववेद से लिया गया है। ठीक है। तो इसी तरह एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है कि राजतरंगिणी के लेखक कलहन थे, और इस पुस्तक में कश्मीर के इतिहास से यह संबंधित है। अब आता है एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, चीनी यात्री हेंसुएंग किसके काल में आया था, हेंसुएंग हर्षवर्धन के काल में, और चीनी यात्री फाहियान अभी चंद्रगुप्त मौर्य जिसके बारे में हमने डिस्कस किया, तो वो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आता है। इसमें अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो पहला लेटर जैसे हेंसुएंग में पहला लेटर हुआ है, हर्षवर्धन में भी हुआ है, तो वो इस तरह हेंसुएंग किसके काल में है, हर्षवर्धन में। फिर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है, तो वो नागार्जुन, एक बौद्ध सन्यासी थे, वो जिन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन से पहले दिया था, तो इसलिए इन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। तो इस तरह हमने प्राचीन भारत के इतिहास के बहुत से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उसके बारे में डिस्कस किया। हड़प्पन से
सिविलाइजेशन के बारे में, फिर उसके बाद कुछ पॉइंट्स हमने वैदिक पीरियड का देखा, फिर महाजनपद के बारे में जाना, फिर हर्यक वंश, उसी के बाद शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश, फिर मौर्य के वंश के बारे में डिटेल में जाना। तो अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।